बेचारी जब देवरानी भूली हो तो जेठानी उसका पूरा फायदा उठाती ही है। ऐसा ही कुछ अनोखी के साथ भी हो रहा था। अनोखी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो किसी की भी बात काटा नहीं करती थी और चुपचाप सबकी बात मानती, और इसी बात का फायदा आरती उठा रही थी। ऐसे ही एक दिन अनोखी की सास तारा की बहन आती है। अरे छोटी, तू यहाँ इतने दिनों बाद, वो भी ऐसे अचानक? अरे कम से कम मुझे तो बता देती, मैं राहुल या मुकेश में से किसी एक को भेज देती तुझे लाने के लिए। अरे जीजी, अचानक से प्लान बन गया और मैं कोई अकेली थोड़ी ना आई हूँ। मैं अपने बेटे बहू के साथ माता के मंदिर गई थी, तो वहाँ से आते हुए सोचा कि रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है तो तुमसे मिलते हुए चली जाओ। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। मौसी सास की आवाज़ सुनकर अनोखी और आरती दोनों ही बाहर आती है। अपनी मौसी सास को देखकर दोनों बहुएं उनका आशीर्वाद लेती है और आरती मौसी सास से कहती है, आप जिस भी वजह से आई हो मौसी जी, अब आपको 2 दिन के लिए तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। क्यों माँ जी? अरे आरती बहू, मैं अकेली होती तो रुक जाती, पर मैं अकेली नहीं हूँ ना। मेरे बेटे बहू और भी कुछ रिश्तेदार हैं साथ में, तो इतने लोग यहाँ घर में। जी समझाओ ना बड़ी बहू को। माँ जी क्या समझाएंगी मुझे? आप इतने दिनों बाद आई हो, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आपको अब रुकना ही होगा, और आपके साथ वालों को भी। कहाँ है बाकी लोग? घर में बुलाइए ना उन्हें जल्दी से। और अनोखी, तुम जाकर सबके लिए चाय बना दो। जी, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। और सुनो, जब तक चाय बन रही है तब तक कुछ ठंडा पिला दो, और पहले पानी तो लेकर आओ, घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम खड़ी होकर मुंह देख रही हो। हाँ 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 दीदी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। जब तक आप सभी बैठिए ना। आरती खुद तो कुछ नहीं करती, पर सारा काम अनोखी के सर पर छोड़ देती है। बेचारी अनोखी भी घर में सबसे छोटी बहू थी, इस वजह से वो किसी की बात को मना नहीं कर पाती और चुपचाप सारे काम करती है। तो वहीं दूसरी ओर जबरदस्ती आरती मौसी सास और उनके साथ आए लोगों को रात भर के लिए रोक लेती है और अपनी देवरानी पर ऑर्डर चलाने लगती है। अनोखी, 10 बजने वाले हैं, खाना बनाया नहीं? हाँ दीदी, बस बन ही गया है। हद करती हो अनोखी तुम भी। गैस चल रहा है और कह रही हो कि खाना तैयार हो गया। ऐसे कैसे की जाती है मेहमान नवाजी? अरे दीदी, घर में इतने सारे मेहमान हैं और मैं अकेली हूँ, थोड़ा समय तो लगेगा ना। किसने कहा कि तुम अकेली हो? मैं भी तो हूँ। अरे मेरे बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी। वो तो मैं हूँ जो लेट ही सही खाना सही से बन गया। बेचारे मेहमान भूखे पेट ना सो जाए। अच्छा, जो भी काम बचाए जल्दी करो, सब खाने के लिए बैठ चुके हैं। और जल्दी से बाहर खाना लेकर आओ, सबको परोस दूंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे बस की तो है नहीं कुछ सही से कर पाना। इतना बोलकर आरती वहां से चली जाती है। बेचारी अनोखी सारा खाना बनाने के बाद खाने को खाने के टेबल पर ले जाती है, जहां सभी मेहमान भर पेट खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आरती भी अनोखी की कोई हेल्प नहीं करती और खाना खाकर सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद रात का सारा काम बेचारी अनोखी अकेली करती है। और अगली सुबह भी अनोखी को जल्दी उठना होता है, क्योंकि सभी मेहमानों को विदा जो करना था। मौसी जी, आप जा रही हैं? अब की बार आए तो समय निकाल कर आना। हाँ छोटी बहू, क्यों नहीं। और तूने तो हमारा बहुत ख्याल रखा। अगली बार आऊँगी तो सिर्फ तेरे लिए समय निकाल कर आऊँगी। और माफ़ करना, इस बार तेरा काम मेरी वजह से बढ़ गया बेटा, पर अगली बार तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मौसी जी, अपनों की सेवा करने में परेशानी कैसी? सच में छोटी बहू, तू ना बड़ी बहू से भी काफ़ी ज़्यादा समझदार है। बड़ी बहू को तो खाली ऑर्डर देना आता है। देखो, महारानी खुद अभी तक तो सो रही है। खैर, अब मेरे जाने का समय हो गया है। और जीजी, तुम ना बहू लाखों में एक लेकर आई हो। वो तो है छोटी। अच्छा, आराम से जाना। हाँ। मौसी सास को अनोखी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जाते हुए अनोखी को दुआएं देकर जाती है। पर आरती तो ठहरी महारानी, उसका जो काम था उसने कर दिया था। सभी मेहमान घर से जा चुके थे, पर अब तक आरती महारानियों की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। अब इसी तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन आरती अपने भैया भाभी और उसके बच्चों को अपने घर बुलाती है। क्या भैया, मेरी शादी की सालगिरह पर भी आप नहीं आएंगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, और सब मुझसे आपके बारे में पूछेंगे। मैं लोगों को क्या बोलूंगी, सोचा है आपने? अरे बहू, जब तेरे भैया भाभी नहीं आना चाहते तो इतना जिद क्यों कर रही है? कौन सा हम पूरे मोहल्ले में पार्टी कर रहे हैं? घर में ही तो सेलिब्रेट करनी है तेरी शादी की सालगिरह। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे चुप करोगी तुम लोग?
मैं फोन पर अपने भैया भाभी से बात कर रही हूँ ना। हाँ भैया देखो ना, सब अभी से ही मुझे ताने देने लगे। आपको अपनी बीवी बच्चों के साथ आना है, मतलब क्या आना है? अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ, इतना बोलकर आरती अपने भाई का फोन रख देती है। अब क्या था, आरती की इतना जिद करने पर आरती के भैया भाभी शादी की सालगिरह वाले दिन उसके घर आ जाते हैं। अपने भैया भाभी को देखकर आरती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भैया आप आ गए भाभी और बच्चों के साथ? मुझे तो लगा था आप आओगे ही नहीं। और ये क्या, मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गए, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। अब बहन इतनी जिद करके बुलाए और भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे पगली, तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। सच में भाई बहन का प्यार तो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अच्छा बेटा तुम लोग बैठो, बहू मेहमानों के लिए कुछ नमकीन और बिस्किट का इंतजाम कर दे। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब क्या था, घर से मेहमान को गए अभी हफ्ता भर नहीं हुआ था कि फिर से अनोखी के घर में मेहमान आ जाते हैं। और इस बार भी आरती जबरदस्ती करके अपने भैया भाभी और उसके बच्चे को रोक लेती है, जिसके बाद आरती सारा काम अपनी देवरानी से करवाती। मेहमानों की मेहमान नवाजी करते करते बेचारी अनोखी पूरी तरह से थक जाती है और एक दिन परेशान होकर अनोखी खुद से कहती है, मैं छोटी हूँ इसलिए कुछ कह नहीं पाती, पर दीदी तो मेरे सर पर ही चढ़ती जा रही हैं। जानबूझकर घर आए मेहमानों को रोक लेती हैं, जानबूझकर घर में मेहमान बुला लेती हैं और मुझे नौकर बना देती है। और उनके मायके वाले कितने बेशर्म हैं कि जा भी नहीं रहे। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करके घर में आए मेहमानों को भगाना होगा। प्रभु माफ करना, वैसे तो घर आए मेहमान भगवान के बराबर होते हैं, पर ये मेहमान ना शैतान के बराबर है। अनोखी इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता और वो ठान लेती है कि बिना कुछ बोले वो भी अपनी जेठानी की तरह चालाकी करेगी और घर आए मेहमानों को भगा देगी। इसलिए अब अनोखी जानबूझकर मेहमानों को खाना देते समय कभी अपना सर खुजाती तो कभी पैर। ये सब देखकर आरती का भाई आरती से कहता है, आरती तेरी देवरानी को खुजली की कोई बीमारी है क्या? वो जिस हाथ से खुजली करती है उसी हाथ से हमें खाना परोस देती है। मेरा तो अब जी नहीं करता उसके हाथ का खाना खाने का। अरे नहीं भैया, वो बिल्कुल ठीक है। हर बेवकूफ़ भी है, वो कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकती, आप बेफिक्र रहो। आरती अपने भाई की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब अनोखी रसोई में खाना बना रही थी, तभी आरती की भाभी ताका झाकी करने लगती है। आरती की भाभी को झांकते हुए देखकर जानबूझकर अनोखी बिना हाथ धोए खाना बनाने लगती है और उन्हीं हाथों से कभी हाथ में तो कभी अपनी कमर पर खुजली करती है। ये देखकर आरती की भाभी का मुंह बन जाता है और वो सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद बिना कोई देरी करे आरती के भैया भाभी अपने बच्चों के साथ 9-2-11 हो जाते हैं। और बेचारी आरती को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तारा की देवरानी घर आती है। इसने मेरे भैया भाभी और भतीजी को भगाया था ना, अब देखो कैसे करवाती हूँ मैं इससे मेहमानों की मेहमान नवाजी। अनोखी, चाची जी आई हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? जाओ जाकर मौसी जी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आरती की ये बात सुनते ही एक बार फिर से अनोखी अपने शरीर में खुजली करने लगती है और खुजली करते हुए अपनी जेठानी से कहती है, हाँ दीदी बस अभी लाती हूँ, आप बैठिए ना। चाची जी मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ, इतना बोलकर अनोखी जानबूझकर मेहमानों के सामने खुजली करना शुरू कर देती है। अनोखी को इस तरह से खुजाता देख चाची जी घबरा जाती हैं और साफ साफ मना कर देती है, अरे नहीं नहीं बहू, तू क्यों तकलीफ करेगी, यही बैठ। बड़ी बहू, मुझे तो तेरे हाथ का खाना खाना है और जब तक मैं यहाँ हूँ तू ही मेरी सेवा करना। हाँ क्या क्या मैं? अच्छा ठीक है। इस तरह से आरती की चाल उसी पर भारी पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी अब आरती को घर आए मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी पड़ती है और अनोखी अपनी जिठानी की तरह आराम फरमाती है। ऊंचे ख्याल ऊंचे विचार कौन अपने बच्चे में नहीं डालना चाहते, लेकिन ख्याल और विचार इतने भी ऊंचे ना हो कि वो समाज से ही अलग हो जाए। ये शिल्पा है मेरी बेटी, इसी के रिश्ते के लिए हमने आप लोगों को घर बुलाया है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। कितनी पढ़ी है लड़की? जी बहुत, इतना समझ लीजिए कि कोई डिग्री बाकी नहीं रह गई। अच्छा क्या बात है।
तो शादी की इतनी देर से क्यों सोची आप लोगों ने? हमारे लड़के की तो नौकरी लगते ही हम लोगों को इसकी शादी की चिंता खाने लगी। जी वो क्या है ना, आजकल वो जमाना तो रहा नहीं कि भाई किसी भी दिखा कर बोलो कि शादी कर लो और शादी हो जाए, है? वो तो यहाँ करेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। जी ये तो अच्छी बात है। आज शिल्पा बताओ कैसा लगा हमारा बेटा तुम्हें? शिल्पा, जो कि ओवर स्मार्ट की दुकान नहीं बल्कि पूरी हाइपर मार्केट थी, वो फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, पनीर भी लेते जाते ना 4 बार सूंघते हैं आंटी जी। यहाँ तो आप लड़का बेच रही हैं, कैसे बता दी इतनी जल्दी? बेच रही हूँ लड़का? मैं क्या बकवास कर रही हूँ? बहू देखने आए थे, लेकिन लग नहीं रहा कि इस लड़के के साथ हम लोगों की निभ पाएगी। लड़का, जिसे शिल्पा में अपनी होने वाली बीवी दिख रही थी, वो माँ का हाथ जोर से दबाता है और सही तो बोल रही है माँ, वो शादी करके सारा जीवन मेरे साथ रहना है तो मेरे बारे में जानना जरूरी है ना, पूछो ना जो भी पूछना है। शिल्पा लड़की की बात सुनकर और एटीट्यूड में आ जाती है। देखा बड़ी आई, निभ नहीं पाएगी। अरे निभेगी कि नहीं निभेगी, यही देखने के लिए तो मैं बात कर रही थी। वो क्या है ना, मुझे देखना होगा कि लड़का सही है कि नहीं, मेरे साथ एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं। तो आंटी जी और अंकल जी, आप जरा अपनी तशरीफ का टोकरा उठाओ और निकलो बाहर। घर वाले हैरान कि ये लड़की क्या बोल रही है। शिल्पा जी, अभी तो आपने बोला कि आप बात करेंगी और अब जाने के लिए बोल रही है। कुछ समझा नहीं। जाने को बोल रही हूँ तुम्हारे माँ बाप को, तुम तो यहाँ रुकोगे मेरे घर 30 दिन, यानी कि 1 महीने के लिए। वो क्या कहते हैं, ट्रायल पर। और अगर मुझे ठीक लगा तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। और बेटी, जनरल नॉलेज के लिए हमें यह भी बता दो कि जो ना पसंद आया हमरा मुन्ना तो मुन्नी को लेकर चली जाना यहीं से बाहर। शिल्पा अपनी मांग रखकर वहां से चली जाती है। ये क्या कह गई छोरी आपकी, है? अब क्या हमारा लड़का ट्रायल पर चलेगा? अरे लड़का ले रही है या ट्रैक्टर? अब क्या बताए बहन जी, आजकल के बच्चे ऐसी ही शादी कहाँ कर लेते हैं। तो बेटा बताओ जी, रुकोगे ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। ऐसा है तो लड़की को घर में ही रखो। चलो माँ। अरे हमारी लड़की के लिए भी लड़कों की कमी ना है। अरे ऐसे कैसे किसी से भी ब्याह दे हम अपनी लड़की? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तो बोलती हूँ 1 नहीं 10 लड़कों को रखो अपने घर में। अरे स्वयंवर करवा दो ना। लेकिन मेरा लड़का इन फालतू की बातों के लिए नहीं है। चल मुन्ना। लड़की की माँ लड़की को लेकर निकल जाती है। तभी शिल्पा के पापा आते हैं। अब आए हैं आप, हैं? अपनी बेटी को देखने लड़के वाले आते हैं, लेकिन मजाल है कि कभी आपने 2 सवाल कर लिए हो होने वाले दामाद से। सवाल तो तब करे ना जब तुम्हारी लड़की की महीने भर ट्रायल में रखने वाली शर्त को कोई लड़का माने भी। सभी तो हाथ झुलाकर मना करके चले जाते हैं। नाक कटाकर रखी है तुम्हारी बेटी ने मोहल्ले में। बड़े आए मोहल्ला, ऐसे मोहल्ले को तो मैं जूती में रखती हूँ। जब मेरी लड़की की शादी होगी ना, तब देखना कैसे यही मोहल्ले वाले दांत निकाल निकाल कर हंसेंगे। हमेशा शांति से रहने की चाह रखने वाला पिता कैसे बोल देता कि भाई लड़की अगर ऐसे अनाप शनाप शर्तें रख रही है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो माँ की ही है जो उसे सपोर्ट कर रही है। क्या हुआ भाग्या? न जाने क्या हो गया आजकल के लड़कों को। 50 साल पहले की ही परंपरा से शादी करना चाहते हैं। अरे लड़कों को क्या है, नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया। जिंदगी तो लड़की की खराब होती है ना। लेकिन बेटा, शादी का मतलब कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना है। रहने दो जी, मैं वो माँ नहीं हूँ जो बेटी को ससुराल वालों के हाथों बलि का बकरा बनवा दूं। सही बोल रही है वो, पहले देखेंगे, सही लगे तभी शादी होगी मेरी बेटी की। परे आए। माँ बेटी चली जाती हैं। एक के बाद एक कई रिश्ते आते हैं जो शिल्पा को घर की बहू बनाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शिल्पा घर में रहकर ट्रायल पर रहने की शर्त सामने रखती है, सभी ना करके घर से चले जाते हैं। शिल्पा खूब परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ऐसे कैसे शादी कर ले और बाद में शादी में कोई दिक्कत आई तो। अगले रोज
बेटा ये लड़का अपनी माँ के साथ आया है तुम्हें देखने। गली में मुझसे ही हमारे घर का पता पूछ रहे थे। शिल्पा देखती है कि लड़की की माँ फुल स्टाइल में जीन्स टी शर्ट, आंखों में काला चश्मा लगाकर बैठी थी। कूल और नए विचारों वाली लग रही थी। देखिए, मुझे लड़के के बारे में उसके बायोडाटा से पता चल गया है, पर क्या है ना, मेरी एक शर्त है। हाँ मुझे पता है, तू लड़के को रख कर देखेगी ना 1 महीना। ठीक है, मैं उसका सामान ही लेकर आई हूँ। राहुल देख, लड़की पसंद है तो बेटा समझ लेना 1 महीने की बात है। हाँ माँ, वैसे भी विदेश में मैं कई लड़कियों के साथ रहकर आया हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वरी। शिल्पा राहुल की बात सुनकर चौंक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम विदेश में लड़कियों के साथ रहते थे? हाँ, जैसे तुम रहती हो, हर महीने एक लड़के के साथ तो रहती होगी ना। छी, नहीं, मैं किसी लड़की के साथ नहीं रहती। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो शर्त है कि लड़के को साथ में रखकर देखोगी। हाँ, लेकिन अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है, और मेरे घर में तो मेरे माता पिता भी रहते हैं। लेकिन तुम देखो जी, शर्त है साथ रहने की। तुम्हारे लिए किसी ने हाँ की कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन विदेश में तो मेरे साथ कई रह चुकी हैं। हाँ, तो बेटा फिर शादी क्यों नहीं की उनमें से किसी से? वो क्या ना, पसंद ही नहीं आई कोई, इसीलिए। हफ्ते 2 हफ्ते तो सब ठीक लगती है, लेकिन उसके बाद ऐसे ही निकल जाती है। खैर चलो, रहकर देख लेते हैं तुम्हारे साथ भी। लड़का ये बोलकर अपनी माँ को देखकर आंख मारता है। शिल्पा, ये लड़का विदेश की धरती से आया है। इसके आचार विचार कम मिल रहे हैं हम लोगों से। कम से कम मिल तो रहे। अभी तक तो सारे भाग जाते थे। माँ, इसके रहने का इंतजाम करवा दो। 2-3 दिन राहुल शिल्पा के घर रहता है कि एक दिन। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? टीवी देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन पापा के सामने ऐसे दोनों पैर फैलाकर। हाँ, तो नौकर थोड़ी ना हूँ, दामाद बनने आया हूँ। तभी शिल्पा की माँ आ जाती है। घर में चीनी खत्म हो गई है, चाय कैसे बनेगी? जा बेटा, मार्केट से चीनी लेकर आ। सभी राहुल की ओर देखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। राहुल, माँ बोल रही है चीनी खत्म हो रही है, जाकर ले आओ। चीनी और मैं कभी नहीं। राहुल घर वालों को इग्नोर कर देता है। घर में सब्जी बनानी हो या बर्तन धोने हो, शिल्पा के पिता सारा काम करते, लेकिन राहुल टस से मस नहीं होता। फिर एक रोज, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम अपने घर जा सकते हो। वो तो तुम बोलती नहीं तो भी पता चल जाता। वो क्या है ना, मेरी माँ 1 महीने के लिए दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। मुझे खाना बनाना आता नहीं, तो खाने पीने में कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं तुम्हारे घर में रुका था। वरना मैं कोई साबुन थोड़ी ना हूँ जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बाय। राहुल चला जाता है। शिल्पा और उसके माँ बाप सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये तो आप भी सोच रहे होंगे कि भारत जैसे देश में लंदन जैसी शर्तें कहाँ चलती है, लेकिन अब क्या शिल्पा रह जाएगी कुंवारी, या फिर वो अपनी शर्त की जिद छोड़ देगी, या फिर क्या सच में शिल्पा को मिलेगा उसकी शर्तों में फिट लड़का? जानने के लिए देखिए तो बात पक्की का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शादी लायक हो चुकी शिल्पा की शर्त होती है कि जिस किसी लड़के से वो शादी करेगी, पहले 1 महीने उसे अपने घर में रखकर उसकी ट्रायल लेगी और फिर पसंद आने पर शादी करेगी। पहले तो कोई लड़का शर्त मानता नहीं था, अब एक माना भी तो ऐसा चरित्रहीन निकला। अरे तो हमारे देश में कहाँ ऐसा होता है कि लड़की लड़का शादी के पहले साथ रहे, और वो माना इसीलिए था क्योंकि उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। अब करना क्या है? माँ जो कि अब देख रही थी कि बेटी की बेमतलब की शर्त कहीं सारी जिंदगी उसे मायके में ही ना बिठा रखे। अब इस वक्त कौन आया दरवाजे में? मेरी आंखों में अब दूरबीन नहीं लगा है जो दरवाजे के पार देख लो। अरे जाओ दरवाजा खोलो, सर दर्द हो रहा है एक तो इस लड़के के कारण। पिता दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक नौजवान खड़ा था। जी बताइए। अभी पिता आगे बात करते कि माँ दौड़कर आगे आ जाती है। अरे ये तो वही है ना, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी रवि। हाँ रवि, आओ बेटा, तुम्हारे बारे में पता चला। वैसे ये सारा सामान लेकर क्या? वो आप लोगों को जरूरत है ना, ट्रायल में रख कर देख लीजिए फिर बताइएगा। तभी पीछे से शिल्पा आती है। पहले किसी के साथ तो नहीं रहे हो? नहीं, पहले रहता नहीं था,
रहने के लिए तो जी अभी तैयार हुआ हूँ, वो क्या ना सेटलमेंट ज़रूरी है। माँ तो रवि की बात सुनकर खुश हो जाती है। क्यों नहीं, सही बोल रहा है लड़का। तो कब से रहना शुरू करना है? जी सामान लेकर आया हूँ, 1 महीने काम देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। वैसे मुझे काम क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं जो बोलूँ वही करना होगा, और उसके बाद मैं देखूंगी कि तुम आगे साथ रहने लायक हो या नहीं। कैसी बात कर रही हो? मैं आपको ऐसे रह कर दिखाऊंगा कि आप भी बोलेंगी नहीं नहीं आप ही चाहिए, अब और किसी के साथ नहीं रहना मुझे। शिल्पा को भी रवि की बात पर हंसी आ जाती है। वो सोचती है कि हे भगवान, ये लड़का कम से कम सही निकले। फिर अगले दिन जैसे ही शिल्पा की आंख खुलती है तो सामने खड़ा होता है रवि। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपको थायराइड है ना, तो खाली पेट आप दवाई खाती हैं, मैंने सोचा दवाई लेकर पहले ही खड़ा रह जाऊं। रवि फटाफट दवाई और पानी शिल्पा को देता है। थैंक्स। शिल्पा रवि को देखकर शर्मा जाती है। क्या हो गया जी, वॉशरूम जाना है क्या? जाइए जाइए, मैंने बाल्टी में पानी रख दिया है, वो भी गर्म। रवि कमरे से चला जाता है। पीछे से माँ आती है। माँ, लग रहा है जिसकी मुझे तलाश थी वो लड़का मुझे मिल गया है। मैं चली नहाने। अरे पानी तो गर्म लेती जा, ठंड हो रही है। रख दिया है गर्म पानी इन्होंने माँ। शिल्पा की माँ भी शिल्पा को देखकर खुश थी कि चलो कम से कम लड़की को लड़का पसंद तो आ रहा है। शिल्पा जैसे ही बाहर निकलती है उसके सामने लाल रंग की साड़ी रखी थी। ये साड़ी किसकी है माँ? ये साड़ी किसकी है? जी मेरी माँ के लिए लाया था, लेकिन मैंने सोचा अब आप ही रख लीजिए। जल्दी से तैयार हो जाइए ना, मैं आपका नाश्ता रेडी कर देता हूँ। अरे नहीं रवि, तुम क्यों बनाओगे, मैं बनाऊंगी ना। जी अपने लिए आप बना लीजिए, मैं तो सिर्फ उनके नाश्ते की तैयारी की बात कर रहा था। रवि वहां से चला जाता है। समझी ना माँ, मतलब अपनी माँ को भी कल को यही कहेगा, अपना खाना तू बना ले, बेबी के लिए तो मैं ही बनाऊंगा। क्यों? सही बोल रही है बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसे लड़के भी होते हैं। देख, तेरा फैसला सही था, पहले देखेंगे कि कैसा लड़का है, फिर शादी। है ना माँ? लेकिन फिर भी जल्दी नहीं करनी है, पता नहीं असल में क्या हो, दिखावा भी कर रहा हो। माँ, एक दिन में ना कुछ नहीं कह सकते। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये रवि तो शिल्पा के हर काम को ऐसे करता है जैसे रोबोट हो। आप ही कहा करते थे ना, भारत में लंदन की प्रथा चलेगी क्या? मेरी बेटी क्या कर रही है, ये देखिए कैसे कर रहा है ना मेरी बेटी का आइडिया काम। काश मैंने भी यही किया होता अपने समय में, फिर करती शादी। हाँ तो अब भी कुंवारी ही बैठी होती, वो जमाना कुछ और था समझी। और तुम्हारी माँ कभी तुम्हारा इस बात पर साथ नहीं देती जैसे तुम शिल्पा की बात नहीं मान रही हो। तभी शिल्पा की नानी गांव से आती है। क्यों नहीं देती दामाद जी साथ? जरूर देती। अरे बेटी हमेशा खुश रहे, कौन सी माँ ऐसा नहीं चाहती। ओहो वही मैं कहूँ, खराबी पीछे सही है। सही है सासू माँ, वैसे तो शादी आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए थी, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। हाँ, पर हम कहाँ शिल्पा की तरह भाग्यशाली हैं। वो तो शिल्पा की माँ ने बुलाया, बताया रवि के बारे में, तो मैंने भी सोचा देखा हूँ नातिन का होने वाला पति। तभी रवि हाथ में चाय नाश्ता लेकर आता है। ये क्या नया नौकर रखा है? माँ कैसी बात कर रही हो तुम, ये रवि है, रवि। अरे हाँ बेटा, अरे बेटा तुमने क्यों तकलीफ करी, बैठो बैठो। तकलीफ कैसी, अब वो तो है नहीं घर में, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ बना देता हूँ। वो क्या है ना, खाली बैठने की आदत नहीं है मेरी। जीता रे बेटा, जीता रे। ये हम लोगों की खानदानी शेरवानी है, तू रख बेटा। अरे सासू माँ इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं कोई बात नहीं, हम लोगों की तो आदत है, किसी ने प्यार से दे दिया पुराना कपड़ा तो हम लोगों के लिए तो नया ही है, लाइए लाइए। रवि नानी की शेरवानी ले लेता है। जरा पहन कर भी दिखा दे, देखो तो कैसा लगता है तू ऐसे कपड़ों में है। वैसे बुरा न मानना, एक बात पूछूं? कैसी बात कर रही हैं? आप लोगों के भरोसे ही तो हम लोगों का जीवन है। क्या मतलब? अरे माँ आप भी ना, मतलब क्या, आप बड़ों के आशीर्वाद से ही तो, यही कहना चाहता था रवि, है ना? जी। वैसे खाने में क्या लेंगे आप? अरे भाई हम खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। वैसे कैसे कर लेते हो, ऐसा तो कोई मर्द नहीं करता।
मेरे पिताजी भी यही करते थे और उनके पिताजी भी, हम खानदानी हैं। नानी और माँ दोनों शिल्पा के पिता की ओर देखती हैं। हाँ भाई हाँ, मुझे क्या पता कि पिछला जन्म भी इतना एडवांस था। वैसे रवि जाओ बेटा, आराम करो, थक गए होगे। 10 घर की आदत है, ऐसे कैसे थक जाऊंगा। हे भगवान, दामाद जी के मुंह से ये सुनकर तो मानो होश ही उड़ गए सबके। 10 घर के मतलब समझी नहीं बेटा, जरा खुल कर तो बता दो, मतलब है, समझाना जरा। खुलकर मुझे समझाना या आपको मैं समझा नहीं। अभी घर वालों का कंफ्यूजन दूर भी नहीं हुआ था कि शिल्पा आ जाती है। मुझे रवि से प्यार है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। रवि, आई लव यू। रवि हैरान परेशान कि ये क्या। कैसी बात कर रही है मालकिन, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो प्यारी सी बेटी भी है। ये क्या हो गया, जिसकी बीवी बनने की चाहत थी उसकी दूसरी बीवी शिल्पा। ना 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 ना, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरी शर्तों को सुनकर मुझसे शादी करने नहीं आए थे? शादी करने? क्या बोल रही है मैम साहब, वो तो मैं यहाँ नौकरी के लिए आया था। किसी ने मुझे बताया कि आप 1 महीने के लिए नौकर ट्रायल में रखती हो। शिल्पा के तो सारे अरमान एक बार फिर से गंगा में बह गए। तो तू नौकर है इस घर का? हाँ हूँ तो, पर ये लोग पहले ट्रायल लेते हैं, बाद में ओके करते हैं ना। हे भगवान, तो देखा कैसी अटपटी सी शादी की शर्त और चाहत कंफ्यूजन पैदा करती है। खैर, शिल्पा की शादी के लिए आप लोगों की नज़र में कोई लड़का है क्या जो उसके घर में 1 महीने रहकर लड़की की शादी के लिए हाँ करवा दे? तो प्लीज़ ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दे। बाकी शिल्पा का तो ये सोचकर एक बार फिर से सपना टूट गया है कि रवि नौकरी के लिए उन लोगों के घर था। मम्मी जी, पापा जी, आइए खाना खा लीजिए। दीप्ति बहू, आज क्या बनाया है खाने में? मम्मी जी, कल मैं बाजार गई थी ना, तो वहां से बिल्कुल ताजी लौकी लेकर आई थी। देखिए लौकी की कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अरे तो अपनी लौकी की सब्जी ना अपने पास ही रखे। हम तो परेशान हो गए तेरे हर रोज के इस हरी सब्जियों के प्रेम से। रोज रोज वही टिंडा, तौरी, लौकी, भिंडी, इसके अलावा कभी कोई और चीज भी बना लिया कर। तेरी सब्जियों के नाम सुनकर ना मेरी भूख ही मर जाती है। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी आप? मैं आप लोगों के लिए चुन चुनकर ताजी हरी सब्जियां लेकर आती हूँ, ताकि उसे खाकर सब लोग स्वस्थ रहें। और एक आप है, किस तरह से हरी सब्जियों के कारण मेरा अपमान कर रही हैं। अच्छा ठीक है, सुन लिया तेरा भाषण। जा जाकर फूल के सेंक ला। हर समय भाषण देती रहती है, हरी सब्जियां खाओ, ताजी सब्जियां खाओ। अरे हम कोई मरीज थोड़ी ना है। दीप्ति जानती थी कि इस घर में सबको बस स्वाद से ही मतलब है। पोषण और स्वास्थ्य के बारे में बताने का मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। अब इतने दिनों से उसे ये तो समझ आ ही चुका था कि सास हो या ननद, घर में सभी लोग एक नंबर के चटोरे हैं। सास मनोरमा का तो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब वो बाजार से गोलगप्पे या टिक्की लाकर ना खाती हो। बस इसीलिए दीप्ति की पूरी कोशिश रहती कि कुछ नहीं तो घर में ही कम तेल मसाले वाला सादा खाना बनाकर सबको खिलाए, ताकि सबकी सेहत ठीक बनी रहे। लेकिन इस बात के लिए उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। उल्टा जिसको देखो वो खाने की थाली देखकर मुंह बिचका लेता था। शाम के समय, अरे दीप्ति, खाना बन गया कि नहीं? भाई जोरों की भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लगा दो। अरे आप बैठिए ना, खाना बिल्कुल तैयार है, मैं अब भी गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। मनोज हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है तो देखता है कि दीप्ति ने खाने में गर्मा गर्म दाल, चावल और रोटियां बनाई है। साथ में गाजर और मूली का सलाद भी रखा हुआ है। क्या है यार ये, रोज रोज तुम दाल बनाकर रख देती हो। मुझे नहीं खानी तुम्हारी दाल। कैसी बात कर रहे हैं आप? दाल तो सबसे आसानी से पचने वाला भोजन है। रात के समय अगर दाल खाकर सोएंगे ना, तो आपकी सेहत हमेशा दुरुस्त रहेगी। आप ही बताइए, प्रोटीन के लिए आप दिन भर में क्या खाते हैं? प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए तो मैं रात को दाल बना देती हूँ। अरे यार, तुम ना अपना ये भाषण फिर से शुरू मत करो। मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। कभी तो ढंग का खाना खिला दिया करो यार। कितने खुशी खुशी मैं घर लौटा था कि आज तो कुछ बढ़िया सा खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये दाल चावल देखकर मेरी भूख ही मर जाती है। रख लो अपना खाना अपने पास, मुझे नहीं खाना। दीप्ति को बातें सुनाने के बाद मनोज वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। लो, ये क्या बात हुई? खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही थाली सरकाकर चले गए। पता नहीं इस घर में सही बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती।
अरे मैं सबकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं दाल चावल इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है खाना खाने के बाद यहाँ सबको सीधा बिस्तर पकड़ना होता है। अगर रात में कुछ भारी बना दूंगी तो उसे रात के समय डाइजेस्ट करना अपने आप में बीमारियों को न्योता देने के बराबर होता है। इसीलिए तो मैं रात के समय जानबूझकर हल्का खाना बनाती हूँ ताकि मेरे आलसी ससुराल वालों की सेहत सही रहे। लेकिन इस घर में तो अच्छाई का इनाम हमेशा यही होता है जो अभी अभी मुझे मिला। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय। भाभी जल्दी से नाश्ता लगा दो, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी मैं। नाश्ता बिल्कुल तैयार है, मैं लेकर आ ही रही थी। रेखा जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। जैसे ही वो कैसरॉल खोलकर देखती है तो उसे देखकर उसकी त्योनियां चढ़ जाती है। ये क्या है भाभी, आपने आज फिर चुकंदर के पराठे बनाकर रख दिए। आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। अरे चुकंदर के पराठे कौन खाता है? मुझे तो चुकंदर की शक्ल से नफरत है, ऊपर से आप रोज रोज नाश्ते में यही बनाकर देती हो। अरे आप समझती क्यों नहीं रेखा दीदी, आपकी बॉडी में खून की कमी बताई है डॉक्टर ने, इसीलिए आपके लिए चुकंदर अनाज जैसी चीज खाना बहुत जरूरी है। अब आप तो चुकंदर के नाम से इतना चिढ़ जाती है कि खाना तो दूर की बात है। इसीलिए मैं सुबह सुबह 6 बजे उठकर आपके लिए चुकंदर के पराठे बनाती हूँ ताकि कम मात्रा में ही सही लेकिन आपको आयरन तो मिल सके। दादी, आपको ना मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हीमोग्लोबिन कम है ना, भुगत लूंगी मैं। आपको मेरी जरूरत से ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अब आप ही खा लीजिए ये चुकंदर के पराठे। अरे रेखा दीदी सुनिए तो। रहने दो भाभी, आप यही चाहती थी ना कि मैं खाली पेट ही चली जाऊं, तो ठीक है। अब पीछे से रोकने का क्या मतलब है? सुबह स्नैक्स के नाम पर किशमिश और चने खिलाती हूँ, नाश्ते में चुकंदर के पराठे, और रात में स्वीट डिश मांगो तो एप्पल काट कर पकड़ा देती हो। अरे कौन खाता है ऐसा खाना? किस दुनिया में जी रही हो भाभी आप? पता नहीं भैया को आपने क्या पसंद आया। जिस दिन से आप हमारे घर में आई हो ना, सबके टेस्ट की बैंड बजा कर रख दी है। कल मम्मी भी बोल रही थी, एकदम तंग आ चुकी है आपके खाने से। जब मम्मी पापा भैया कोई भी आपसे खुश नहीं है तो कुछ समझ में क्यों नहीं आता कि आपको हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनाना चाहिए। ठीक है, मान लिया, हो गई मुझसे गलती। आज के बाद मैं वही बनाऊंगी जो आप लोगों को चाहिए। और फिर उसके बाद अगर किसी ने भी मुझसे शिकायत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोज रोज के ताने सुनकर दीप्ति भी बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो ऐसा खाना बनाएगी कि सबकी अकल ठिकाने आ जाए। अगले दिन सुबह सुबह। ऑफिस के लिए देर हो रही है दीप्ति, आज लंच में क्या बनाया है? खैर तुमसे तो पूछना ही बेकार है, तुमने टिफिन के लिए क्या बनाया है, क्योंकि तुम तो रोज वही बनाती हो, भिंडी घिया या तौरी। ऐसी बात नहीं है, आज मैंने आपको लंच में थाली दी है। थाली दी है मतलब खाली थाली पैक कर दी है क्या? स्टील की थाली खाऊंगा क्या? आप समझे नहीं, थाली मतलब दाल चावल सब्जी रोटी मीठा अचार सलाद पापड़ सब कुछ। अब आपको लंच करते हुए बिल्कुल 5 स्टार होटल वाली फीलिंग आएगी। अरे वाह भाई, आज सूरज कौन सी दिशा से निकल गया जो तुमने इतनी अच्छी चीजें बना ली। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं बिल्कुल वैसा ही खाना बनाऊंगी जैसा आप सबको पसंद है। दीप्ति की बात सुनकर मनोज खुशी खुशी लंच बॉक्स लेकर ऑफिस पहुंचता है लंच के समय। अरे यार रोहन, बड़ा जोरों की भूख लग रही है, क्या लाया है लंच में? अरे भाई, मेरी बीवी तो आज सुबह से सोकर ही नहीं उठी, इसलिए मैं टिफिन लेकर ही नहीं आया। लेकिन मनोज आज बहुत बड़ा डब्बा लेकर आया है, देखते भाभी जी ने आज क्या पैक करके दिया है उसे। मनोज, लंच का टाइम हो गया है भाई, खोल भी दे अपना पिटारा, हम भी देखे आज इस 5 मंजिला टिफिन बॉक्स में क्या भर के लाया है तू। मनोज के जवाब देने से पहले ही उसके दोस्त उसका टिफिन खोल लेते हैं। टिफिन देखकर उनकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। अरे भाई वाह भाई वाह, आज तो लग रहा है भाभी जी बहुत अच्छी मूड में थी, इतनी सारी डिशेस एक साथ। पर देख, तू अपना इंतजाम खुद देख लियो, अब ये पनीर की सब्जी और पूरी तो मैं ही खाऊंगा। भाई क्या पुलाव बनाया है, मजा ही आ गया, और साथ में ये मखनी दाल खाकर मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया। खाना तो तुम दोनों ने साफ कर दिया, अब लाओ पापड़ ही खिला दो। भाई पापड़ तो मेरी कमजोरी है, पापड़ देकर मुझसे ना कंट्रोल नहीं होता। इतना कहकर रोहन टिफिन में रखे पापड़ भी खत्म कर देता है। अरे यार, पहली बार बीवी ने कुछ ढंग का खाना भेजा था, और वो भी ये भुक्कड़ साफ करके।
अच्छा और टेस्टी खाना लाने का परिणाम ये हुआ था कि इतनी सारी डिशेस में से एक भी मनोज को चखने के लिए भी नहीं मिली और आज मनोज को ऑफिस में भूखा रहकर ही दिन बिताना पड़ा। उधर दोपहर में दीप्ति, ला बेटा लगा दे खाना, भूख लग गई है। दीप्ति सास ससुर का खाना लगाती है। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान देखकर ससुर का तो मुंह खुला रह जाता है। दीप्ति बेटा, आज कोई खास बात है क्या? लगता है आज तुम्हारा जन्मदिन है, तभी तुमने इतने सारे पकवान बनाए। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरा जन्मदिन नहीं है, बस मैंने सोचा कि अब से मैं आप सबकी पसंद का खाना बनाकर आप सबको खुश रखूंगी। मेरी वजह से आप सभी को बहुत तकलीफ हुई है ना, अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। अरे चल, अच्छा है, तेरी अकल तो ठिकाने आ गई। चल अब जल्दी से परोस दे, क्या क्या बनाया है तूने? मम्मी जी, पूरी है, पनीर की सब्जी है, पुलाव है, दाल मखनी और मीठे में रसगुल्ला भी है। जी भरकर खाइए। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया इतना बढ़िया खाना देखकर। दीप्ति सबको भर पेट खाना खिला देती है, जिससे आज पहली बार उसकी सास और ससुर काफी खुश नजर आ रहे थे। शाम के समय बेटा, पेट में ना कुछ ऐठन सी हो रही है, तो ऐसा कर दाल चावल बना लेना, सुबह सबने हैवी खाना खाया है ना। नहीं नहीं मम्मी जी, अब मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी। दाल चावल देखकर ना मनोज जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मैंने तो कसम ली है कि अब मैं कोई ऐसा खाना नहीं बनाऊंगी कि कोई खाने की थाली छोड़कर उठ जाए। शाम के समय दीप्ति लौकी के मसालेदार कोफ्ते बनाती है। कोफ्ते वाकई बेहद स्वादिष्ट बने थे, इसलिए सभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं और बेचारा मनोज तो सुबह से भूखा था, इसलिए वो तो कोफ्ते देखकर उन पर बिल्कुल टूट ही पड़ता है। सुबह के नाश्ते के समय रेखा, आओ जल्दी नाश्ता कर लो, देखो आज छोले भटूरे बने हैं, तुम जी भरकर खाओ। अरे भाभी, आज तो आपने सच्ची दिल ही जीत लिया मेरा। अब प्लीज ना रोज ऐसा ही टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाया करो। क्यों नहीं ननद रानी, आपका हुक्म सर आंखों पर। दिन 2 दिन नहीं, ये सिलसिला 3 हफ्ते से बदस्तूर जारी था। दीप्ति रोज सुबह नाश्ते में कचौड़ी, भटूरे या पकौड़े बनाती, उसके बाद लंच में पारंपरिक थाली सबके आगे परोसती और फिर रात को भी कभी मलाई कोफ्ता तो कभी पालक पनीर जैसी बढ़िया मसालेदार सब्जी बनाती। दीप्ति अब सबकी पसंद के मुताबिक ही खाना बना रही थी, लेकिन जाने क्यों अभी भी घर में सब खुश नहीं थे। दोपहर के 1 बजे का समय होगा कि तभी रेखा को उसकी 2 सहेलियां पकड़कर घर में लेकर आती है। अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? आंटी जी, ये ना कॉलेज में चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। हम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पिछले 10 दिन में ये 2 बार कॉलेज में चक्कर खाकर गिर चुकी है। अरे लगता है तुम कचौड़ियाँ ठीक से नहीं खा रही हो। अच्छे से कचौड़ियाँ नहीं खाओगी तो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा? रुको, मैं अभी ना थोड़ी कचौड़ी बनाकर लाती हूँ। मैं समझ गई भाभी, आप क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे चुकंदर, अनार, किशमिश सब कुछ इसलिए देती थी ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे, लेकिन मैंने कभी भी आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे नहीं खाना अभी पूरी कचौड़ी। आप मुझे पहले की तरह चुकंदर के पराठे बनाकर खिलाया करो। ये ठीक कह रही है बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैं भी तुझे हमेशा हरी सब्जियां बनाने के लिए ताना मारती थी, लेकिन जब से तूने ये सब चटर पटर बनाना शुरू किया है ना, मेरा तो हाजमा ही खराब रहने लगा है। और बेटा वजन तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे मैं आटे की एक बोरी रोजाना खा रही हूँ। कल ही मैं टेस्ट करा कर आई हूँ, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल उबला हुआ खाना खाना है, नहीं तो जल्दी ही ऊपर पहुंच जाऊंगी। पापा जी, वो आपको इस महीने के राशन का बिल देना था ना, आप जाकर चुकता कर दीजिएगा। अरे बहू, ये 15,000 का राशन कब और कौन खा गया? पापा जी, अब रोज पूरी कचौड़ी बनेगी तो तेल तो लगेगा ही ना, और वो जो रोज गाजर का हलवा, रस मलाई और गुलाब जामुन आप लोग खा रहे थे, उसका बिल भी तो भरना ही पड़ेगा ना। बेटा, हर महीने 15-20 हजार रुपए का राशन भरवाने का पैसा नहीं है मेरे पास। जिसे ज्यादा मसालेदार खाने की तलब मचे, अगले महीने का बिल उसी से भरवाना। मेरे लिए तो तुम बिल्कुल वैसा ही खाना बनाओ जैसा तुम बनाती थी, सादा, स्वादिष्ट और पौष्टिक। जी पापा जी। शाम के समय मनोज मुंह लटकाकर घर में घुसता है। अरे क्या बात है, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या बनाऊं आज, चना मसाला?
अरे यार बस भी करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये चना मसाला। और कल से मुझे थाली देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन से तुमने ऑफिस में मुझे थाली देना शुरू किया है, रोज मुझे भूखे पेट ही घर वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ वो 56 भोग मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता। पहले ही ऑफिस में छीना झपटी मच जाती है। पूरा दिन भूखा होने के कारण रात के समय इतनी ओवर ईटिंग कर लेता हूँ कि पूरी रात मुझे एसिडिटी होती रहती है, जिसकी वजह से मेरा पेट मटके की तरह बाहर आ गया है। तुम कल से अपना वही टिंडा तौरी बनाया करो। अरे कम से कम खाना तो खाने को मिलेगा। कुल मिलाकर पूरे परिवार की अकल बिल्कुल ठिकाने पर आ गई थी और ससुराल में थाली बनाने का रिवाज भी खत्म हो गया था।